हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों इस बार जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की यूनिट को हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ को आज हम इसको थोड़ा सा हम टच करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इस पर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, नेचुरल है। किसी भी एग्जाम में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग में सबसे पहले आएगा गाउस लॉ। लेकिन गाउस लॉ तक पहुंचने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी और उन चीज़ों को डिस्कस करते हुए हम गाउस लॉ पे पहुंचेंगे। और उससे गाउस लॉ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी एप्लीकेशन, उसे यूज़ कैसे किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसकी भूमिका आज हम हमारे लेक्चर में तैयार कर रहे हैं और उसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो चालू करते हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है गाउस लॉ। तो गाउस लॉ पर आने से पहले हम आपको कुछ बात बताना चाहेंगे कि जब भी हम गाउस लॉ के तरफ बढ़ते हैं तो गाउस लॉ हमें क्या प्रोवाइड करता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। दोस्तों अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखा है वो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से देखा है कि Q पॉइंट होता है और उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो KQ/R² होती है। ठीक है, और इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ओके, तो ये अभी तक हमने देखा है। ठीक है, इसके अलावा हमने मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखा है ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो हमें मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हमको प्रोवाइड करवाता है। जैसे हम दो चार्जेस की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट चार्ज यहाँ है Q1 और सेकंड चार्ज यहाँ है Q2, और यहाँ पर हमको किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव से दूर, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर, तो E1 जो है वो इधर जा रहा है, और E2 की अगर हम बात करें तो E2 जो है वो इस Q2 की वजह से मान लीजिए इधर जाएगा, डेफिनेटली इधर जाएगा। ठीक है, Q1 की वजह से E1 जो कि होगा आपका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज KQ1/R², और यहाँ इसकी वजह से जो डिस्टेंस होगी दैट इज ये पॉइंट चार्ज हो गया, तो यहाँ हो जाएगा E2 दैट इज KQ2/R²। ओके, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, ये मान लीजिए आपका E है और ये भी आपका ये E1 और E2 है, तो E1 और E2 का वेक्टर सम एट एन एंगल 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर हैं, तो E1 और E2 का वेक्टर सम होगा, यानी कि E नेट एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos ऑफ 90 डिग्री, दैट इज ये हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा cos 90 तो ख़त्म हो गया। ठीक है, E1 और E2 का स्क्वायर जो है यहाँ पर हम वैल्यूज़ को लिख के और पता कर लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर मान लीजिए डिस्टेंस सेम है तो R तो बाहर आ गया, K भी बाहर आ जाएगा, और Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर जो है हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से निकाल पा रहे हैं और एक चार्ज की वजह से भी हम निकाल पा रहे हैं। पर दिक्कत तब आएगी मल्टीपल चार्जेस जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सपोज मान लीजिए हम तो 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे, 6 मान लीजिए। लेकिन अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाखों चार्जेस का हुआ
इवन 15, 20, 50 हज़ार का भी हुआ तो भी हम फैल जाएंगे और हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे से विश्वास उठ जाएगा। तो उसको विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें गाउस ने बहुत अच्छा तरीका दिया जिसको आज हम सीखने वाले हैं। उसने हमको बताया कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है। दोस्तों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 3 तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि चार्ज जो है वो इस तरीके से किसी लाइन पर फैला हुआ हो सकता है इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और मान लीजिए इसकी लेंथ L है तो यहाँ हम एक कॉफिशिएंट डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। और लैम्डा हमको क्या बताएगा कि कितने चार्ज हैं यूनिट लेंथ पर। ओके, तो ये हमने पता कर लिया कि इतनी लेंथ पर हमको कितने चार्जेस मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे? लैम्डा मिलेंगे। मान लीजिए यूनिट लेंथ का मतलब होता है बहुत छोटी लेंथ जिस पर कि हमको चार्जेस मिलने वाले हैं। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों हम ताकि यूनिटरी मेथड लगा पाएँ। जैसे कि सब्जी की दुकान पर हम जाते हैं तो उसने 1 किलो का भाव हमको बता देना होता है। वो हमको बता देता है कि आलू जो है वो 5 रुपये या 10 रुपये किलो हैं। तो अब अगर आपको 5 किलो चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 को 5 से, तो 25 रुपये आपके टोटल हो जाएंगे अगर आपको 5 किलो आलू खरीदने हैं। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पे 10 चार्ज हैं तो 10 सेंटीमीटर पे 100 चार्ज होंगे। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ चार्ज इस तार पर या इस स्ट्रेट वायर डिस्ट्रीब्यूशन पर कितने होंगे। ओके, तो इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसके बाद दूसरा आता है दोस्तों इस तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ बनाएंगे। इसको कहते हैं प्लेन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो इसको कहेंगे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये हमें को एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको कहते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और यहाँ हम पता कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमारे पास में लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी तो हम एरिया पता कर सकते हैं। तो इतने से एरिया में अगर चार्ज Q है तो टोटल चार्ज जो है वो आपके कितने हो जाएंगे ये हम पता कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम दोस्तों सिग्मा से। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब हो जाएगा आपका चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, समटाइम्स S से भी रिप्रेजेंट करते हैं एरिया को, तो एरिया को आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है दोस्तों वो हो जाएगा आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए ये एक फुटबॉल है और या फिर कॉर्क की बॉल है और उस पर कंप्लीटली स्फेयर है, जिस पर की स्फेयर है ना, ये स्फेयर ले लीजिए और स्फेयर जो है वो 3D में होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक यूनिट है और इसके कंप्लीट सरफेस पर जो है आपके चार्ज फैला हुआ है। ओके, तो इस समय हमारे पास में मिलेगा हमें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और इसको हम कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा ये हम पता कर सकते हैं। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ओके, तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर तरीके का हो सकता है, प्लेनर तरीके का हो सकता है, सरफेस तरीके का हो सकता है, या फिर वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो ये तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हम पता करेंगे कि इससे r डिस्टेंस पर, यानी कि अभी भी हम ये कर रहे थे q से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो अब हम पता करेंगे इस तार से r दूरी पर, हम पता करेंगे इससे r दूरी पर, हम पता करेंगे इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अंदर सरफेस पर और बाहर, यहाँ पता करेंगे इधर या इधर, यहाँ पता करेंगे इधर या इधर, दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हम चीज़ें पता करने वाले हैं। अब आपको पता है कि अगर अपन यहाँ पे लगाने लग जाए क्या नाम है कूलम का लॉ, तो कूलम का लॉ लगाने लग जाए तो उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसकी वजह से निकाले, इसकी वजह से निकाले, इसकी वजह से निकाले, इसकी वजह से निकाले, और फिर सबका इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के लिए हम उसको वेक्टर एडिशन करते रहे, तो दोस्तों हमको इस इतने से चार्ज का निकालने में ही शाम हो जाएगी। ओके, तो हमको चाहिए एक लॉ जो कि हमको ये सब बहुत आसानी से करके दे सके, और ज़रूरत नहीं है उसकी, हमको गाउस ने करके दिया हुआ है। तो ये लिख लीजिए आप, इसको रब करते हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक लेते हैं, सॉलिड एंगल, जो थोड़ा सा कई बार आपको यूज़ आता है, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको एक बार समझ लीजिए वो क्या होता है। ओके, तो इसको रब करते हैं अपन। ये हो गया आपका रब। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं सॉलिड एंगल। तो दोस्तों सॉलिड एंगल जो है वो क्या बताता है आपको। दोस्तों नॉर्मल एंगल आप जानते हैं कि नॉर्मल एंगल जो है वो आपको इस तरीके से थीटा के बारे में बताता है। दो लाइंस जो हैं वो एक आर्क कवर करती है L लेंथ का और R रेडियस का। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा एक सर्किल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो एंगल होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये इक्वेशन हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी आर्क यानी L अपॉन रेडियस यानी R। ओके, तो इसी फॉर्म में दोस्तों मान लीजिए कि स्फीयर है, ठीक है, कोई सरफेस है, तो कोई यहाँ पर तो एक लाइन थी या फिर एक आर्क था जिसने दो लाइंस क्रिएट करके थीटा एंगल क्रिएट कर दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक सरफेस है, तो वो सरफेस किसी पॉइंट पर क्या एंगल क्रिएट करेगी दोस्तों, इसकी हर पॉइंट से वहाँ पर एक लाइन कई सारी लाइन आएंगी, और अब लाइन आएंगी तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो किस तरीके से बन जाएगा, वो एक सरफेस होगी। ओके, वो एक सरफेस होगी, और सरफेस जो है मान लीजिए एस है, सरफेस डेल्टा एस मान लीजिए, एस मान लेते हैं। ठीक है, वो एक सरफेस होगी, और वो सरफेस किस तरीके से बन जाएगी, वो ऐसी बन जाएगी जैसे चने खाने की जो कीप होती है। ठीक है, तो चने खाने की कीप का जो पिन पॉइंट होता है, या आपका जो आइसक्रीम का कोन होता है उसका जो पिन पॉइंट होता है, वो एक तरीके से इस तरीके से बढ़ता हुआ जाता है आगे की तरफ, और आगे एक सरफेस के तरफ माउंट होता है। ठीक है, तो उसको अगर हम कंपेयर करें उस 2D सिचुएशन को 3D सिचुएशन से, तो फिर हमको जो एंगल मिलता है अंदर का, एक एज ऑन एवरेज हमको जो एंगल मिलता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ जो हमको एक एंगल मिलेगा उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और एनालॉगस फॉर्म में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, जैसे यहाँ पर ये चल रहा था L अपॉन R। ओके, L अपॉन R, तो L का स्थान ले लिया है दोस्तों डेल्टा S ने या फिर S ने, अभी आप S ले लीजिए, S ने ले लिया है, और उसके कंपैरिजन L के कंपैरिजन में R आ रहा था, तो S के कंपैरिजन में आएगा R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट जो है वो लेंथ की है, तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट आई है, तो यहाँ एरिया आएगा, तो यहाँ पर भी एरिया की यूनिट आ रही है, तो वो R स्क्वायर की फॉर्म में आती है। अब मान लीजिए कि ये सरफेस थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, यहाँ तो हम देखेंगे कि R और डेल्टा S दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए ये सरफेस थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, तो ये इस तरीके से है और इसको कर दिया हमने थोड़ा सा टिल्टेड। ओके, तो अभी टिल्टेड जो हो गई है ये, तो यहाँ डेल्टा एस और इसके बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया है, डेल्टा एस और आर के बीच में हो गया है एक एंगल क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ भी जो आपका सॉलिड एंगल है वो भी किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एस या फिर एस कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। केवल कॉस ऑफ थीटा बिटवीन आर एंड एस लग जाएगा। एस का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, जिस सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है उसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर सरफेस टिल्ट हुआ तो उसका डायरेक्शन भी टिल्ट हो गया, तो एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है वो इसका सॉलिड एंगल बन जाएगा। तो इतना बहुत है सॉलिड एंगल के बारे में। और जिस तरीके से जो नॉर्मल एंगल है, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस तरीके से नॉर्मल एंगल जो है वो 2 पाई एंगल क्रिएट करता है ओवर द कंप्लीट साइकिल, यानी कि अगर ये इसको हम पूरा कर दें तो जो नॉर्मल एंगल है वो कितना क्रिएट करेगा, 2 पाई। इसी तरीके से जो सॉलिड एंगल है दोस्तों वो कितना क्रिएट करेगा, 4 पाई, ठीक है। तो टोटल स्फेयर पे एक सॉलिड एंगल 4 पाई एंगल क्रिएट करता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 2 पाई और ये 4 पाई, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें कॉस थीटा वाला, और लेंथ, रेडियस, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका सॉलिड एंगल बनता है, थोड़ा सा इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम फ्लक्स से रिलेट करेंगे दोस्तों। देखो सॉलिड एंगल से फ्लक्स कैसे रिलेट हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि कहाँ काम आएगा ये, हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो जेई में, क्वेश्चन नीट में तो थोड़ा कम चांसेस हैं, जेई में अच्छे चांसेस है कि सॉलिड एंगल पर वो क्वेश्चन प्रिपेयर करें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में मान लीजिए सॉलिड एंगल बना हुआ है, यहाँ हमारा कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज है, और यहाँ क्यू चार्ज से डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। 1 2 3 4 और 5 लाइंस मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, पॉजिटिव से दूर, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास। ओके, अब एक सॉलिड एंगल यहां ले लेते हैं हम, और एक सॉलिड एंगल हम यहां ले लेते हैं, तो क्या एंगल चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर भी सॉलिड एंगल आपका यही है, और यहां पर भी इस सरफेस के लिए भी सॉलिड एंगल यही है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस एरिया डेल्टा S1 से, और यहाँ पर डेल्टा S2 से। ये है आपका R1, और यहाँ तक हो जाएगा आपका R2। डेफिनेटली जो आपकी डिस्टेंस है वो तो अलग होने वाली है, तो R1 और R2 हो गया। तो अगर हम यहाँ का सॉलिड एंगल निकालें तो ये होगा आपका डेल्टा S1 अपॉन R1, और यही हो जाएगा आपका डेल्टा S अपॉन R2, बराबर है सॉलिड एंगल तो दोनों के लिए, ठीक है। अब हम बात करें फ्लक्स की। दोस्तों ध्यान देना कि फ्लक्स जो है, पहली बात तो हमेशा ध्यान रखो कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। यही आधे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो यही हेल्प कर देगा आपके कि फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, इसको हमको वेक्टर की तरह नहीं देखना, इसको हमको नंबर की तरह जोड़ना है, ठीक है। 5 जोड़ लिया, 4 जोड़ लिया, 3 जोड़ लिया, ठीक है। तो फ्लक्स की अगर हम बात करें तो फ्लक्स है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए स्पेसिफिक एरिया। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ से पास होने वाली लाइंस बताइए, 5 अपॉन डेल्टा S1, और यहाँ से पास होने वाली भी 5 अपॉन डेल्टा S2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 अपॉन डेल्टा S1 की वैल्यू ओम इंटू R1, ओम ना कहें इसको, सॉलिड एंगल, ठीक है, और 5 अपॉन
डेल्टा S2 दैट इज S2 के लिए सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, तो यहाँ से हम देखें कि R1 और R2 पे फ्लक्स जो है वो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए स्पेसिफिक एरिया जो है वो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ओके, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट ही बना हुआ है, कांस्टेंट ही बना हुआ है। ऑल्दो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है, ध्यान रखना, फ्लक्स डेंसिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है और फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर कम है। ठीक है, तो फ्लक्स जो है वो सेम है, कांस्टेंट है 5 ओम अपॉन R1 और यहाँ पर भी 5 ओम अपॉन R2। ओके, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ देखने की है कि ये आपका सेम ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एक बार देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग प्रॉपर चलनी चाहिए। यस, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका गाउस का लॉ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रब करते हैं। और अब चलते हैं हम गाउस का लॉ पे। तो गाउस ने हमको क्या बताया था दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे कि मान लीजिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है ये। अब इसको प्रूव हम कर लेते हैं किसी एक यूनिट चार्ज की वजह से, तो कि हम एक साथ पूरा प्रूव हमको चाहिए भी नहीं और करना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए क्यू चार्ज है। ठीक है, और हमको पता करना है कि इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पर एक सरफेस हमने बना दिया। ठीक है, तो ये आपका सेंटर पे क्यू चार्ज है और यहाँ से हमको फ्लक्स पता करना है कि इस सरफेस, क्लोज सरफेस से दोस्तों, है ना, एक बार थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो यहाँ पर हम एक पैच बना लेते हैं। ठीक है, पैच का मतलब समझ रहे हैं आप? पैच का मतलब है कि जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल कई सारे पैचेस से मिलके बनी होती है, तो उसका हमने कोई एक पैच ले लिया और उसको हम एज ए सरफेस ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे और उस फ्लक्स को हम उस सरफेस सारे सरफेस ऐसे सारे पैचेस से निकलने वाले फ्लक्स को हम सिमेट्री से जोड़ लेंगे, यूनिटरी मेथड से। तो ठीक है, इंटीग्रेशन से जोड़ लेंगे तो हमको मिल जाएगा कि इस पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना है। तो यहाँ हमारे को हेल्प करेगा सॉलिड एंगल, जो कि हमको ये बता रहा था कि यहाँ, ठीक है, इस पैचेस पे ये मान लीजिए डेल्टा एस है, तो यहाँ की डायरेक्शन हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और डेल्टा एस की डायरेक्शन भी इधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds हमको दोनों मिल गया। ठीक है, तो फ्लक्स यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स d फाई होगा, क्योंकि कम d लिया है आपने, छोटा सरफेस लिया है, तो फ्लक्स भी पूरा नहीं आएगा, छोटा आएगा, कम आएगा। तो d फाई की वैल्यू हो जाएगी आपकी E डॉट ds। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो किसी भी एरिया से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो फ्लक्स बनाती हैं और वो कॉस या डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमको मिलेगा दोनों के बीच में एंगल कितना है दोस्तों, ई भी इस डायरेक्शन में, डी एस भी इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड जो है आप डायरेक्शन लें, ये ध्यान रखें आप, आउटवर्ड डायरेक्शन क्लोज सरफेस के लिए हमेशा लें आप। सरफेस की डायरेक्शन दोनों तरफ हो सकती है ऑल्दो, तो आपको हमेशा क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका EDS, डी फाई की वैल्यू, सिंस cos 0 डिग्री इज 1। E की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हम निकाल सकते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन
आर स्क्वायर, और ds की वैल्यू हम लिख देते हैं, ds अभी हमको नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दोनों को जोड़ना चाहें, पूरे फ्लक्स को यहाँ से इंटीग्रेट करना चाहें, तो द चेंजिंग क्वांटिटीज, ना तो q चेंज हो रहा है, ना इस पूरे सरफेस पर कहीं से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, r चेंज हो रहा है, तो फाई जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, q भी हमारा बाहर आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन भी हमारा बाहर आ जाएगा, और आर स्क्वायर भी हमारा बाहर आ जाएगा, और बनेगा ये ds। ओके, अब ds 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 जुड़ के कितने बन जाएंगे, ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ लें, इस तरीके से सारे ds हम जोड़ लेंगे, तो दोस्तों वो बन जाएगा आपका स्फेयर का एरिया। तो 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होता है, और जो फ्लक्स आता है इस पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स वो q अपॉन एप्सिलॉन आता है, जो कि एक कांस्टेंट है, होना भी चाहिए, क्योंकि सॉलिड एंगल से जितना भी आप डिस्टेंस कवर कर लो फ्लक्स कांस्टेंट ही रह रहा था, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जो फ्लक्स है वो आपका कांस्टेंट ही रह रहा था, उस पूरे सॉलिड एंगल को हमने घुमा लिया है दोस्तों, है ना, इससे पहले हम ये करके बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका मतलब किसी भी क्लोज सरफेस से, ये तो हमने स्फीयर लिया था, इसके अलावा अगर हम कैसी भी क्लोज सरफेस ले लें तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उसकी वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन ही रहेगी, ये फिक्स हो चुका है। और यही गाउस ने हमको बताया कि अगर आप किसी कमरे में पंखा रख दें, तो उस किसी कमरे में हमने, यहाँ मान लीजिए हमारा कमरा है और इसमें हमने एक पॉइंट पर पंखा रख दिया, तो इससे निकलने वाली पूरी हवा जो होगी, इस कमरे से निकलने वाली पूरी हवा जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि बाहर से कोई सोर्स है नहीं हमारे पास। अच्छा, इसमें यह है कि बाहर से आने वाले चार्जेस भी इसमें शामिल हो गए हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो गाउस लॉ जो देता है आपको, गाउस लॉ ये चार्जेस कैसे देता है, द क्लोज्ड इंटीग्रल, क्या बोलता है ये, देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग है कि गाउस लॉ क्या कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, यानी कि फाई थ्रू a closed surface is equal to, that is E dot ds है, वो Q enclosed यानी कि इस पूरी सरफेस, ठीक है। अच्छा, सरफेस के अंदर, अच्छा सरफेस हम छोटी भी ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ध्यान रखो आप कि सॉलिड एंगल चाहे से हम यहाँ से यहाँ का लें, चाहे यहाँ का, चाहे यहाँ का लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बराबर ही पास हो रहा है। तो अगर ये सरफेस हम यहाँ पर भी लेते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और यही गॉस का लॉ है कि एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, यानी कि द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, पासिंग कर दीजिए, पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to Q enclosed, ऐसे कर दीजिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम ऑफ टोटल चार्ज enclosed by that surface। टोटल सरफेस जो है वो जितना चार्ज इनक्लोज कर रही है। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स आ रहा है वो इंटरनल और एक्सटर्नल
यानी कि अगर यहाँ पर भी कोई होता चार्ज तो उसकी वजह से भी वो आ रहा होता, भी बताते हैं कैसे, एक्सटर्नल, दोनों चार्जेस की वजह से आ रहा है, बोथ चार्जेस की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पर पक्का बनेगा आपका। बाहर भी दो चार्ज रखे होंगे तो उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाहर की वजह से अगर इस कमरे के बाहर मैं एक पंखा रख दूं तो उस हवा, उस पंखे से जो हवा आ रही है वो जितनी इस कमरे में आएगी उतनी ही इस कमरे से बाहर चली जाएगी। तो उस पंखे उस हवा, वो हवा इस पंखे जो है कमरे से पास नहीं हो सकती, पास हो मतलब थ्रू ए सरफेस नहीं पास हो सकती। जितनी हवा अंदर आएगी उतनी ही बाहर निकल जाएगी। लेकिन हवा काउंट कौन सी होगी, जब हम अंदर रखेंगे हवा, पंखे को अगर हम इसके अंदर रखते हैं, कोई टेबल फैन रखते हैं, तो वो सोर्स बनता है। बाहर वाला जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है हवा में। बाहर से जितनी हवा आती है उतनी बाहर निकल जाती है। पंखे के अंदर की हवा जो है वही जो सरफेस जो है उसको पास करती है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ हमने रखा तो जितना फ्लक्स आया उतना ही बाहर निकल गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है आपका गॉस लॉ। अब इस पे बेस जो इसकी क्या क्या हमें गॉस लॉ लगाते समय क्या क्या हमको ध्यान में रखना है और क्या क्या हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गॉस लॉ कैसे लगाना है, और गॉस लॉ लगाने से भी हमको कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, वो सब चीज़ें हम एक नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप कंप्लीट रिवीजन के साथ तैयार रहिए। हमारे पास में 3-4 जो टॉपिक है वो अब बहुत कम टॉपिक ये बचा है। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल का सेशन चलाएंगे, उसमें हम केवल इन पे बेस 2-2, 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल करेंगे पिछले सालों में आए हुए, जिससे आपको पता चल जाए कि अप्रोच हमें किस तरीके से यूज़ करनी है। ऑल्दो हम जानते हैं आपने शुरू कर दिया होगा प्रॉब्लम शुरू करना, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के दोस्तों फिजिक्स को करना ना करना बराबर है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आप करते रहिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम आपको हो। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।